अनअकैडमी लाइव 7 चैनल में प्लांट फिजियोलॉजी के प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप के पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे इम्बिबिशन। इसके पहले हमने ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, डीपीडी, ऑस्मोटिक प्रेशर ये सब डिस्कस किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूज़न। आज पार्ट 3 में सबसे पहले हम इम्बिबिशन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इम्बिबिशन? द phenomenon of soaking of water, the phenomenon of soaking of water by certain material in dry or semi-dry condition, that is known as imbibition. किसी भी मटेरियल के द्वारा, चाहे वो ड्राई कंडीशन में हो चाहे सेमी ड्राई कंडीशन में हो, वाटर को वो जो शक करता है, अवशोषित करता है, सोखता है, उसे हम इम्बिबिशन कहते हैं। सेल ऑफ प्रोटोप्लाज्म, they are able to suck water, to soak water, is known as imbibition. अब जो पार्टिकल वाटर सोक करता है उसे हम इम्बिबेंट कहते हैं। ये जो पार्ट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इम्बिबिशन को इस तरह से आपको डिफाइन करना है। द phenomenon of soaking of water by certain material, substance, either in dry or semi-dry condition। सबसे पहले हमने सेल का लिया। सेल एंड प्रोटोप्लाज्म आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर इज नोन एज इम्बिबिशन। अब इसमें दो टर्म्स आते हैं, इम्बिबेंट, द पार्टिकल which absorb water, that is known as imbibant। जो पार्टिकल वाटर को सोक करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसे आप इम्बिबेंट कहते हैं। इम्बिबिशन प्रेशर, the soaking or absorption of water or by imbibant that creates a pressure called imbibition pressure, that is denoted by IP। जो सब्सटेंस या इम्बिबेंट वाटर को एब्जॉर्ब करता है वह एक प्रेशर क्रिएट करता है और वह प्रेशर इम्बिबिशन प्रेशर कहते हैं उसे, दैट इज डिनोटेड बाय आईपी। अब हम रिलेशनशिप लेते हैं डीपीडी, इम्बिबिशन प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर में। डीपीडी इज इक्वल टू आईपी माइनस टीपी, मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, that is the difference between imbibition pressure and osmotic pressure or turgor pressure। You can say wall pressure also, क्योंकि turgor pressure and wall pressure they are equal and opposite। तो dPd is equal to IP minus TP। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा फैक्टर ये इम्बिबिशन को प्रभावित करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्बिबिशन, फर्स्ट है टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इम्बिबिशन दैट विल बी इंक्रीज्ड। जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो इम्बिबिशन का रेट जो है, उसकी दर जो है, ये बढ़ जाती है। सेकेंड है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया तो इम्बिबिशन का रेट जो है ये डिक्रीज कर जाएगा।
लिखा द रेट ऑफ इम्बिबिशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन आप बढ़ा देंगे किसी सैप में, किसी सोल्यूशन में, तो इम्बिबिशन का रेट जो है ये डिक्रीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं पीएच। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच दैट अफेक्ट्स the rate of imbibition, specificity। imbibition जो है ये स्पेसिफिक मटेरियल के लिए होता है। अगर मटेरियल जो है स्पेसिफिक है जो कि उस मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकती है, तो रेट ऑफ imbibition that will be changed। लास्ट toxicity, toxic material, that is poisonous material, that also change the rate of imbibition। Now I will take the importance of imbibition। इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस है, पहला इंपॉर्टेंस है कि इन जर्मिनेशन, जब आप किसी सीड को शो करते हैं, उसकी बुआई करते हैं, तो सबसे पहले सीड जो है सॉइल वाटर से, सीड सॉइल वाटर से पानी को शोक करता है और वह टर्जिड हो जाता है। इट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ सीड दैट रिजल्ट्स द ब्रेकिंग ऑफ टेस्टा। उसका जो टेस्टा होता है उसे ब्रेक करने के लिए ये आपका इम्बिबिशन रिस्पॉन्सिबल है। नाउ इम्बिबिशन इज डोमिनेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। जैसे रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इम्बिबिशन जो है ये प्राइमरी स्टेज है। तो इस प्रकार से हमने आपको शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन में इम्बिबिशन के बारे में बताया, इसका डेफिनेशन, इसके सिग्निफिकेंस को, और किन किन फैक्टर से ये अफेक्टेड होता है। अब हम चलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में जैसे कोई सेल सैप है, जैसे ये सेल है, अब सेल का प्रोटोप्लाज्म टोटल कंटेंट इस सेल वॉल से जुड़ा हुआ है। हम इसे किसी कंसंट्रेट सॉल्यूशन में रख देते हैं पूरा। थोड़ी देर के बाद एक ऑस्मोसिस होगी, इस सेल सैप से वाटर मॉलिक्यूल ये मूव कर जाता है बाहर, और इसकी कंडीशन हो जाती है इस तरह से। यहां मैंने बनाया है कि जब हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में आप इसे रखेंगे तो सेल वॉल को टोटल का टोटल प्रोटोप्लाज्म छोड़ देता है और सिकुड़ करके सेंटर में आ जाता है। इस सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइट सेल। इस सेल को प्लाज्मोलाइट सेल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं व्हेन प्लांट सेल इज इमर्स्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, then cell sap water molecule begins to move out of the cell and the volume of cell decreases. The volume of cell decreases. अब पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म ये सेंटर में सिकुड़ जाता है, साइटोप्लाज्म सेल वॉल से सेपरेट हो जाता है. Cytoplasm gets separated from the cell wall and contract to irregular mass
इन द सेंटर ऑफ द सेल। यहां देखें आप, यहां पर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ये पूरा सेल वॉल से अटैच्ड है, उससे जुड़ा हुआ है। जब इसी हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन में, चाहे वो शुगर सोल्यूशन हो, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन हो, उसमें रखेंगे, थोड़ी देर के बाद सेल सैप से वाटर मॉलिक्यूल ये बाहर चला गया और पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ये श्रिंक कर गया, सेंटर में आ गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और अब इस सेल को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसको आप प्रैक्टिकल में लैब में कर सकते हैं। रियो डिस्कलर का सेल ले लीजिए, उसका साइटोप्लाज्म ये पिंक होता है, यू कैन से अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूसरा है डीप्लाज्मोसिस। अगर इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम वाटर में रख दें तो वाटर मॉलिक्यूल इंटर्स इन दिस डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल और यह फिर अपनी ओरिजिनल अवस्था को वापस चला जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्लाज्मोसिस। When the plasmolized cell is placed in pure water, the cytoplasm soon returns in its normal shape and position. This process is called deplasmosis. वही जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, अगर उसको पानी में, डिस्टिल्ड वाटर में रख दीजिए तो पानी को सोख करेगा और फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इसको आप डीप्लाज्मोसिस कहते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द सॉइल वाटर। द सॉइल वाटर इज ग्रुप्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू द प्लांट। कौन सा वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल है, इस आधार पर हम सॉइल वाटर को 5 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल वाटर। पानी का अधिकांश भाग बरसात के द्वारा या किसी द्वारा वह रूट के रीच से, उसकी पहुंच से दूर चला जाता है, अंदर चला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट। यह प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो रूट के रीच के पहुंच के काफी बाहर चला जाता है, अंदर की साइड में। सेकेंड है कैपिलरी वाटर। ये सॉइल पार्टिकल्स मैंने बनाई, ये रेड डॉटेड से ये मैंने वाटर। अब एक जो कैपिलरी वाटर है दैट प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड दिस वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट, क्योंकि रूट हेयर्स इसी कैपिलरी में जाती है और वह रूट हेयर इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सबसे अच्छा वाटर फॉर प्लांट एक कैपिलरी वाटर होता है। इसका 100% एब्जॉर्प्शन प्लांट के रूट के द्वारा हो जाता है और इस वाटर में कोई स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं होता जो ऑस्मोसिस से ज़्यादा हो। इसलिए दिस वाटर इज क्वाइट अवेलेबल फॉर द प्लांट एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स। Next, hygroscopic water. This water is held by colloidal particle of soil. ये मैंने soil particle बनाई, ये रेड से मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स शो किया। इस सॉइल पार्टिकल और इसके बीच में कोहेसिव फोर्स होगा। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन।
molecular attraction. Very small quantity of water can be absorbed by the root. क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ये सक्शन फोर्स से ये अधिक होता है, इसलिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ी मात्रा में यह वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल है। नाउ रनअवे वाटर, बरसात हुई, इरिगेशन हुआ, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी रिटेन्ड बाय द सॉइल पार्टिकल, और बाकी ये पानी जो है बह जाता है नदियों में, तालाबों में, और ये प्लांट के रूट के अप्रोच के, रीच के काफी दूर चला जाता है। दिस वाटर इज क्वाइट अनअवेलेबल टू द प्लांट्स। प्लांट के लिए यह वाटर जो है, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए यह वाटर बिल्कुल बेकार है। नाउ केमिकली कंबाइंड वाटर, दिस वाटर is tightly held by the soil particle, by the chemicals present in the soil. इसे आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कह सकते हैं। क्रिस्टल के साथ ये वाटर अटैच्ड है, और यह वाटर जो है बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसको रूट हेयर्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इस तरह से अवेलेबिलिटी के आधार पर आपने वाटर को क्लासिफाई किया 5 भागों में। ग्रेविटेशनल वाटर, दिस वाटर इज क्वाइट अनअवेलेबल फॉर द प्लांट, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये प्लांट रूट्स के रीच के काफी दूर चला जाता है। कैपिलरी वाटर, this is important water and easily absorbed by the root hairs. Hygroscopic water, water molecule is held by the soil particles by cohesive force. Cohesive force means molecular attraction, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इस वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है। रनअवे वाटर, इरिगेशन, बरसात का पानी, ये बह करके प्लांट की रीच के बाहर चला जाता है, काफ़ी दूर चला जाता है। एंड लास्ट है केमिकली कंबाइंड वाटर, सर्टेन मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, some certain quantity of water molecules, they are attached, chemically combined by the particle, and that is quite unavailable for the plant. Now हम लेते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मिट्टी में सॉइल पार्टिकल के रखने की क्या क्षमता है। जैसे बरसात हुआ, इस बरसात के बाद बहुत कम क्वांटिटी में सॉइल पार्टिकल ये वाटर को रिटेन कर पाते हैं, और जितना वो वाटर को रिटेन कर पाते हैं वही है होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। लिखा है मैंने, आफ्टर हेवी रेनफॉल और इरिगेशन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज रिटेन्ड बाय द सॉइल, रेस्ट ऑफ इट मूव्स अवे एज रन अवे वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअली रिटेन्ड बाय द सॉइल इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैंने आपको पहले समझाया, रेनफॉल से, इरिगेशन से बहुत थोड़ी मात्रा में वाटर
सॉइल में रह जाता है, बाकी वाटर रनअवे के रूप में, ग्रेविटेशनल के रूप में ये बाहर निकल गया। तो जितना पानी सॉइल पार्टिकल में रह गया वही जो है उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, ड्राई सॉइल रिटेन द अमाउंट ऑफ वाटर or percentage of water retained by the dry soil, that is the water holding capacity of that soil. अब आते हैं विल्टिंग कोएफिशिएंट पर। विल्टिंग कहते हैं मुरझाने को। जब प्लांट वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो सर्वाइव नहीं कर पाता। A plant usually fails to survive if it is conditioned to water deficiency. The symptom appears in the part of plant or in the cell due to scarcity of water, termed wilting. जैसे प्लांट के लिए वाटर की डिफिशियंसी हो जाए, स्कैर्सिटी हो जाए, कमी हो जाए, तो प्लांट पार्ट या सेल वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रह जाता। जैसे कभी कभी आप देखते हैं गर्मी के दिनों में पत्तियां मुरझा जाती हैं, इसका मतलब कि डिफिशियंसी ऑफ वाटर है और इस डिफिशियंसी ऑफ वाटर के कारण वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही उनको फिर से पानी अवेलेबल हो जाता है वो फिर टर्जिट हो जाती है, उनके सेल्स टर्जिट हो जाते हैं। इस प्रकार की विल्टिंग को टेम्पोररी विल्टिंग कहते हैं, अस्थायी मुरझाना के स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हुआ। जैसे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सीडेड देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट आल्सो becomes wilted, वो wilted हो जाएगा। But when water is available, you will provide water, the wilting loss and the plant cell, plant part comes in original position, that is also temporary wilting. It occurs in plant when rate of transpiration exceeds the rate of water absorption. अब आती है बात परमानेंट विल्टिंग की। अगर सॉइल वाटर बिल्कुल डेफिशिएंट हो गया, प्लांट सेल ये रिकवर नहीं कर पाता। अगर वो विल्टेड हो गया, उसकी विल्टिंग हो गई तो रिकवरी नहीं होती। पानी आप देंगे तो भी उसकी रिकवरी नहीं होती। इट absorption ceases to plant, do not get water, plant get permanent wilting position, plant will not recover. Permanent wilting percentage PWP or wilting coefficient is the percentage of water in the soil when a plant reached in permanent condition of wilting. जब परसेंटेज ऑफ वाटर सॉइल में डाउन हो जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, सेल जो है ये विल्टिंग कंडीशन में आ गया, बाद में आप इसे प्रोवाइड करेंगे, पानी वाटर प्रोवाइड करेंगे, तो सेल जो है ये फिर रिकवर नहीं कर पाता। दैट इज नोन एज permanent wilting, and the percentage of deficient water, that will be the wilting coefficient. इस प्रकार से मैंने प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप
का पूरा चैप्टर ये 3 पार्ट में कंप्लीट किया है और ये तीनों पार्ट प्लांट फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से है। मैंने ये वीडियो सिस्टम के अनुसार, कोर्स के अनुसार बनाया है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ऑफलाइन और इस वीडियो में कोई डिफरेंस नहीं है। इससे आप नोट्स बनाएं डाउनलोड करके और नोट्स बना करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेंगे, एसेंशियल मिनरल्स। दैट्स ऑल।